Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our brand new episode, The Way Forward, on CXO TV, organized by the CXO Global Forum. The Way Forward is actually a way forward, talks about planning, strategy, talks about the future. The future which is uncertain, वो फ्यूचर जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन हम रोज़ाना उसके बारे में प्लान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और इसी तरह हम तरक्की करते हैं। जब आप एक प्लानर और एक स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं अपने आप को, तभी आप एक वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसका सिर्फ एक ही मोटिवेशन फैक्टर है, और अगर आपने उस इंसान को मोटिवेट करना है, उस इंसान से काम करवाना है, तो आप उसको सिर्फ एक जुमला बोल दीजिए कि ये नहीं हो सकता, और फिर देखिए मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है इस तरह की इंसान की, इस तरह की सोच की, जो कि सिर्फ इस सोच पे कि ये नहीं हो सकता को चैलेंज करता है रोज़ाना, डिफाई करता है रोज़ाना, और अपने आप को मोटिवेट करता है और अपने आप को, अपने इदारे को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। आज हम बात कर रहे हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ CXO ग्लोबल फोरम, कंवल मसरूर साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं सर, और फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे लिए नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के लिए टाइम निकाला, बिकॉज जब ये शो ब्रॉडकास्ट होता है तो कम्युनिटी और मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, जी बिल्कुल, सारे लोग इस डिस्कशन से मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाल्लाह। इस शो का नाम वे फॉरवर्ड हमने रखा है, और आज के हमारे आमिल बाबा जो हैं वो आप हैं, जो हमें फ्यूचर के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इस फोरम की जब तख्लीक हो रही थी और इस फोरम को सोचा गया, तो कंवल हमेशा एक बड़ी सोच रखते हैं, और एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने कहा इसमें 1000 लोग हो सकते हैं। किसी ने इनको कहा कि अगर एक साल में 50 भी हो जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में हमारे पास 200 थे। ये 200 सिर्फ कंवल की मेहनत की वजह से नहीं थे, बल्कि उस वजह से थे क्योंकि इनको किसी ने ये कह दिया कि ये नहीं हो सकता, तो फिर ये इस काम में जुड़ गए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंवल, हम आपका बहुत टाइम लेते हुए हम पहले सवाल की तरफ जाएंगे, जी। क्योंकि शो का नाम है वे फॉरवर्ड। और मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि IT टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। सही। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से? अच्छा, बहुत ही एक वास्ट आई थिंक एक सब्जेक्ट है जिस पे हमें आई थिंक बहुत डिटेल में और हर एस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इसको हम इस इतनी वास्ट सब्जेक्ट को बहुत शॉर्ट हम उसमें नहीं ऐड कर सकते। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले तो पाकिस्तान के एक लैंडस्केप का। हम अमूमन ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल इज़ अ यूथ, और यूथ जो है हम कभी मतलब 60% या 65% हम कहते हैं कि वो लोग हैं जो 25 ईयर्स से यंग हैं, मगर हमने इनके लिए अभी तक कोई ऐसा स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं किया कि हम उनको ये कह सकें कि अच्छा हम आपके इस पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ये पोटेंशियल एक स्टेज पे आएगा और उसके बाद फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड देन फिर वो आगे फिर हमारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। हम लोग डिजिटल एज में या टेक्नोलॉजी साइड में अभी भी उन मार्केट्स के साथ जिनके साथ हम अपना GDP कंपेयर करते हैं, या जिन लोगों के साथ हम अपना टेक्नोलॉजी का फ्रेम या स्ट्रक्चर हम कंपेयर करते हैं, उनसे अभी भी हम 20-25 साल पीछे हैं। तो हमें अभी इट्स मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबा एक जर्नी है जिसको अभी हमने तय करना है, हमने सीखना है, हमने समझना है कि पाकिस्तान में एक्चुअल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। तो हम लोग अमूमन तो ये समझते हैं कि अपने किसी भी एक सिस्टम को हम उसको किसी एक ब्रॉडकास्ट के ऊपर ले आते हैं, या उसको हम जूम के ऊपर ले आते हैं और हम कहते हैं जी वेरी गुड, हम तो डिजिटली इनेबल्ड हो गए। बट डिजिटली इनेबल्ड होने का असल क्रक्स और मकसद ये एक माइंडसेट है जो हमने समझना है। अच्छा, दूसरा हम ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन होती है तो हम ये समझते हैं कि उसमें डॉक्टर्स ही होंगे, मगर टेक्नोलॉजी एक ऐसा अमेजिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर फील्ड का आदमी होना उसके लिए लाजमी है, बिकॉज अभी आपका लाइफस्टाइल है। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब टेक्नोलॉजी हमारा लाइफस्टाइल है, कि ड्राइवर मंगाने से लेके आपका अपना
रोड मैप करने से लेके और आपकी हर एक एक्टिविटी अब डिजिटल पे शिफ्ट हो गई। आप माने या ना माने, आपके घर में खाना भी ऑर्डर जो है वो इसी पैटर्न के थ्रू होता है। अब आता है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता उनको किन लेयर्स को अडैप्ट करते हैं और हम कितना इक्विप्ड होते हैं और इसको कितना जल्दी हम एक्वायर करते हैं और इस सिस्टम को जितना मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तब हम जाके कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम लोग इक्विप्ड हैं। अभी तो हम एज़ अ यूज़र उन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और स्टिल मैं अगेन ये कहूँगा कि हम बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान एक इमर्जिंग कंट्री है, मैं मानता हूँ, मगर हमें अभी अभी एक बहुत रास्ता है, तवील रास्ता है जो द तय वे करना फॉरवर्ड है। इज लॉन्ग। इट्स एक्चुअली अच्छा, आपने 2 बातें की कवल। एक तो आपने यूथ का ज़िक्र किया। मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोग हैं, जो मिड करियर प्रोफ़ेशनल्स हैं, हम डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। हुँ, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इमिग्रेंट के लिए, लेकिन हुँ, जो डिजिटल नेटिव्स हैं हमारे यूथ, उनको तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो तो पैदा ही इस डिजिटल एज में हुए हैं। हुँ, अगर ऐसा है, तो सीखना हमें बहुत कुछ है। हुँ, और अगर ऐसा है, तो आपने जो यूथ का ज़िक्र किया, टेक्नोलॉजी जो है वो इनेबलर है, हम हुँ। ये कहते हैं। लेकिन यूथ जो है वो उसको अब्यूज़ कर रहा है। आपका क्या कमेंट है इस पे? हमारा मैं एग्री करता हूँ बहुत सारी चीज़ों से। उसकी वजह ये है कि हमारा अभी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर इतना वेल डिज़ाइंड नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, अभी जब तक हम उसको सीखते हैं तो हम उसको बैन लगा देते हैं। कुछ चीज़ों को हम समझने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो चीज़ निकल जाती है। तो हमारे पास कोई सेट पैटर्न्स या फ्रेमवर्क्स नहीं है। अगेन मैं वही कहूँगा कि जब आपके अंदर, उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने पॉलिसीज़ बनानी है या स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करनी है, उनके पास इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो करेगा। देखिए, यूथ तो एक ऐसा बहता हुआ पानी है, ऐसा फ्लो है जो रुकेगा नहीं। ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए। अब उनके लिए आप कोई स्टेक होल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं बनाएँगे तो ऑब्वियसली वो टिकटॉक की तरफ जाएँगे। ऑब्वियसली वो एक ऐसी चीज़ों की तरफ जाएँगे जहाँ पे उनकी उनकी जो एनर्जी है वो उस तरह प्रोडक्टिव होके नहीं निकलेगी। फिर हम यही होगा कि हम एक-दूसरे से बात करते रहेंगे और हम ये गिला करते रहेंगे कि जी यूथ जो है खराब हो वो रही ख़राब है हो और रही ये है या उनको उनको जो है ना वो क्या करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि ये रहेगा। हम जब तक उनको गाइड नहीं करेंगे, ये ऐसा ही है कि एक गाड़ी है जिसका एक पहिया 120 की रफ़्तार से जा रहा है और दूसरा पहिया जो है वो सिर्फ़ 20 की रफ़्तार से जा रहा है। तो वो गाड़ी एक ही सर्कल में घूमती रहेगी और यही एक चीज़ हो रही लेकिन है। आपने कहा हमारे पास, तो क्या इसका ये मतलब है कि ग्लोबली और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है, हम तो एक इमर्जिंग मार्केट हैं, तो वहाँ पे ये फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं और वहाँ पे के यूथ अब्यूज़ नहीं करे इस एनेबलर को? आप ये मानते हैं इस बात को फिर? देखें, मैं अगेन एक मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कॉपीराइट का कानून है? कानून लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ कानून है। कोई इम्प्लीमेंटेशन, वो कॉपीराइट की इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, आई हम ये एग्री विथ बहुत यू। सारी। अच्छा, कंटेंट मोनेटाइजेशन में भी अगर आप आ जाएँ तो क्या वजह है कि जितने भी बड़े सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके लिए पाकिस्तान इज़ द लीस्ट ऐसा लुक्रेटिव मार्केट या लुक्रेटिव मार्केट होती है या पोटेंशियल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे सबसे आखिर में मोनेटाइजेशन आती है। फेसबुक ने अपनी कंटेंट मोनेटाइजेशन शुरू कर दी है बट पाकिस्तान में अभी तक ओपन नहीं हुआ। यूट्यूब का सबसे मतलब बॉटम लाइन पे हम आते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने अभी कंटेंट को, वो उन्होंने अपने बॉट्स बना लिए हैं कि ठीक है जी, ये अब कंटेंट कॉपीराइटिंग होगी। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज भी कंटेंट कॉपीराइटिंग का इतना कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है अनलेस के कोई और हमें बॉट्स प्रोवाइड करे। सो सिमिलरली जब तक आपकी, हम जितने भी कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो बच्चे भी यही है कि कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हम, मैं इनिशियल एक स्टेज की बात करूँ कि हम अभी तो हमारा कंटेंट कॉपीराइट और डाटा प्रोटेक्शन और इसके तो अभी बिल पास हो रहे हैं ना। हम तो अभी, मैंने अगेन कहा कि हमें 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 बहुत रास्ता जो है वो तय करना है, जो हमने समझना है, फिर जाके आप चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। अब हमारी कोई एक गेट्स ही नहीं बने हुए, तो गेट कीपर की तो हम बात ही फिर बाद में करेंगे ना। गेट बनेंगे, फिर गेट कीपर बनेंगे एंड देन फिर हम बाकी चीज़ों के स्ट्रक्चर बिल्कुल, बनाएँगे। बेशक। सो दिस इज़ एक्चुअली द वे। दूसरा, हमारे डिस्कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये गैप आहिस्ता-आहिस्ता इतना बढ़ गया है। पाकिस्तान को पहले ये नहीं पता था कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी, मुझे नहीं पता वो नंबर्स एग्ज़ैक्ट हैं या नहीं है, 12,000 से 15,000 आईटी ग्रेजुएट बंदा हर साल बाहर निकलता है सिर्फ़ और पाकिस्तान में सिर्फ़ 12,000 पाकिस्तान से में। 15,000। अब उसमें से 78% गवर्नमेंट ये कहती है कि अनएम्प्लॉयबल बच्चे होते हैं, कि वो इस काबिल नहीं होते कि उनको जॉब मिल सके। ये एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट की वजह से या कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी की वजह से उनके अच्छा, पास वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है।
और ये डिस्कनेक्ट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है बिकॉज़ हर रोज़ टेक्नोलॉजी में इतनी चेंजेज़ आ रही हैं कि वो जब बच्चा एक अंडरस्टैंडिंग के बाद 14 साल, 15 साल, 16 साल पढ़ के जब वो बाहर निकलता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो उसने घर पे बैठ के बनाई है, ये यूनिवर्सिटी में रहते हुए बनाई है, वो जब एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर आता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक गाँव के आदमी को आप न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे छोड़ दें और उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है। तो ये ज़िम्मेदारी फिर आप एकेडेमिया पे डाल रहे हैं, इसका मतलब है? मैं ज़िम्मेदारी ओवरऑल मैं सोसाइटी पे डालता हूँ, ना सिर्फ़ एकेडेमिया पे, बिकॉज़ एकेडेमिया को भी किसने कोई कोई टेक्नोप्रेन्योर होगा या कोई ऐसा थिंक टैंक होगा जो कि इन तमाम चीज़ों को अलाइन करेगा। देखिए एकेडेमिया का रोल है कि हमने एक डिग्री पढ़ानी है। अब वो एकेडेमिया के बस में नहीं है कि वो एचईसी के कुछ कंप्लायंसेस को जाके खुद सेटल कराए। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत वो एक बड़ा गैप है जो कि इंडस्ट्री के साथ अलाइन करे कि हमें तो आज वो बच्चा तैयार करना चाहिए जिसकी 7 साल बाद रिक्वायरमेंट आनी है। मगर हम आज उस बच्चे बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं जो 15 साल पहले शायद किसी जगह ज़रूरत थी। तो वो उसकी वजह से हम उस चीज़ को उस मैकेनिज़्म को फिट इन नहीं कर पा रहे हैं और फिर यही वो वजह है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो बच्चा शाइन इन कर जाता है, वो बाहर चला जाता है। आपको पता है कि वो बाहर बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में काम कर रहे हैं। हमारे इतने आउटशाइन्ड बच्चे हैं जो यहाँ से निकले, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जिसको फिर हम गिला करते हैं अगेन कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, सो अब तक मुझे जो बात समझ आई, एक फ्रेमवर्क्स, लीगल फ्रेमवर्क, सोसाइटी की ज़िम्मेदारी और जी। एकेडेमिया की ज़िम्मेदारी, और एकेडेमिया की ज़िम्मेदारी है करंट करिकुलम पढ़ाना। मेरा सवाल वहीं खड़ा है। मेरा सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपको जी, ठीक पीछा है। नहीं जी। छोड़ूँगा। क्या आप ये समझते हैं कि यूथ जो है वो बाहर मुल्कों में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में अब्यूज़ नहीं करे? क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे यूथ से बेहतर है? और अगर ऐसा है, तो वो जो 5% 10% बच्चा बाहर जा रहा है, तो वो वहाँ पे फिट इन हो रहा है तभी वो बाहर जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा मेरे ज़हन में कन्फ्यूज़न है कि बाहर ममालिक के बच्चे क्यों नहीं अब्यूज़ कर रहे या कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? नहीं, जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ कंट्रोल्स हैं, बिल्कुल जी। कंट्रोल्स हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ पढ़ा था मे बी ईदर या जापान में या चाइना में, वहाँ पे बच्चों के लिए मोबाइल यूसेज की भी पॉलिसी बना दी है अच्छा। कि उन्होंने कितनी एज तक आप भी आज अगर फ़ेसबुक का अकाउंट बनाने जाएँ तो वो एज रिस्ट्रिक्शन देता है कि बच्चा नहीं बना सकता। सो दैट मीन्स उन्होंने अपने चेक एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। अगर कोई किसी चीज़ को बायपास करके वो उसको यूटिलाइज़ करता है, तो अब बॉट्स आहिस्ता-आहिस्ता इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि वो सेंस करते हैं चीज़ों को। सिमिलरली बाहर बिल्कुल अब्यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अब्यूज़ होता है। मगर उसके फिर वो कंटेंट के रिमूवल होते हैं जिस पे रिपोर्ट्स होती हैं मगर वो इतना ज़्यादा मासेस के अंदर नहीं है। प्रोडक्टिव चीज़ को बाहर लाना इज़ एक्चुअली द की। सिमिलरली अब जैसे गेम्स आई थी प्रीवियसली तो उस पे भी वॉयलेंट गेम्स के ऊपर बना कि जी नहीं ये बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई लॉ बना है या नहीं बना है। सो नहीं, किलिंग हम तो गेम्स, सबसे पहले शूटिंग बैन कर गेम्स देते हैं। जो हमें चीज़ समझना है उसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं अभी तक नहीं मुझे याद नहीं है कि चाहे वो पाकिस्तान में अब पबजी, अगर आपको याद बैन हो, तो नहीं हुआ? वो बंद हुआ था, फिर अच्छा, दोबारा खुल गया। ओके। टिकटॉक के साथ अक्सर ये हाँ। होता रहता है, तो हम तो फ़ौरन बंद कर मैं देते हैं। अगेन उसी पॉइंट पे अब आपने देखें वही बात बोली है। हमने क्योंकि कोई उनको पैरेलल स्टेक होल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चे के पास क्या और ऑप्शंस हैं, वो गेम्स पे जाएगा या सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएगा या यू नो एनी एनी एक्टिविटी बट वो ऑब्वियसली ईदर मैक्सिमम वो नेटफ्लिक्स पे जाएगा। तो हमने उनको कुछ तो एंगेजमेंट के लिए देना है इंस्टेड ऑफ के हम लोग जो एक यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ और एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा हमें ऑब्वियसली कुछ और मुझे नहीं ये बात अभी तक समझ आई कि हमारी जर्नी बहुत लंबी है, जी, वे फॉरवर्ड बहुत लंबा है, जी, क्योंकि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, सोशली भी, जी। मॉरली भी, फ्रेमवर्क वाइज़ भी, एकेडेमिया वाइज़ भी। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उससे हम पीछे हैं अगर तो। हुँ। तो इन वजूहात के अलावा आपको कोई और वजह नज़र आती है कि हम पड़ोसी ममालिक के हिसाब से जब फ़ॉरेन काम आता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो उनको क्यों प्रेफ़र किया जाता है पाकिस्तान के मुकाबले में? हुँ। इन वजूहात के अलावा भी कोई वजह है या यही वजूहात हैं और इन पे हम काम क्यों नहीं कर रहे? यही इस तरह की ही और बहुत सारी वजूहात हैं मगर ये प्रायोरिटी वजह है। अब अगर आप ये ज़हन में रखें कि एक बच्चा आपके भी ऑब्वियसली बच्चे हैं, हमारे भी मेरे भी बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चों को 5वीं क्लास में रोबोटिक्स को पढ़ा दिया जाए, नॉट फॉर द सेक ऑफ रोबोटिक्स बट एक्चुअल रोबोटिक्स पढ़ा दिया जाए, उनको एल्गोरिथम सिखा दिए जाएँ। उसके बाद अगले साल जब वो आएँ तो उनको ड्रोन्स यूज़ करना सिखाया जाए। उसके बाद अगली साल जब 7th ग्रेड में 8th ग्रेड में आते हैं और उनको जो है वो आईओटी समझाया जाए।
और ये उसको उनको कराया जाए, उनको लैब्स में एक्टिविटीज़ का उनको खुला छोड़ दें, उनको कहें आप रिसर्च करें, आप इंटरनेट से निकाल के ये चीज़ें दें, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप ले जाएँ। वो माइंडसेट जब वो ओ लेवल्स या मैट्रिक करके वो बच्चा निकलता है, जस्ट इमेजिन कि वो कितना प्लग इन्ड होगा, उसको ये पता होगा, वो कितना वेल इक्विप्ड होगा। देखिए बाहर की जितने भी जायंट्स हैं वो तभी देखते हैं किसी टैलेंट पूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब वहाँ पे उनको उनकी वायबिलिटी नज़र आती है। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को पाकिस्तान से वाइंड अप किया है जस्ट बिकॉज कि हमारी वो पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क इतने कंड्यूसिव नहीं है, जहाँ पे हमारी डिस्कनेक्शंस इतने ज़्यादा हैं इदारों के आपस के अंदर कि हमारी वो चीज़ें उस तरह होती ही नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस हम किसी वक्त शायद कभी बैंकिंग पे और फिनटेक पे और केवाईसी पे और इन बहुत सारी चीज़ों पे जब हम बात करेंगे तो वो आप एक्चुअली रियलाइज़ करेंगे कि अभी तो बहुत बड़ा एक ट्रैवल जो है वो हमारा रहता है। मैं फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल की बात करूँ, एक आम आदमी भी जानता है कि पाकिस्तान में एक अकाउंट ओपनिंग कितना एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें आपको पेपर वर्क से लेके आज भी वही बिल्कुल, पुरानी चीज़ें कि आपको एक रबड़ की स्टैम्प चाहिए और एक लेटर बिल्कुल। हेड चाहिए और उसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम का वो आई डोंट नो वो पता नहीं उस पे कैसे बिलीव कर लेते हैं कि हैंड रिटन एप्लीकेशन के ऊपर कि जी ये दिखाना होता है कि जी आपने जो है ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। बट आज आप किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे जाएँ एंड नेक्स्ट 2.5 मिनट के अंदर आपका एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होगा, वॉलेट होगा, जिस पे आप किसी भी कस्टमर से पेमेंट आप अपनी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होगा उस पेमेंट को पाकिस्तान में कैसे लाएँगे? तो हमें अभी अभी वी स्टिल अगेन मैं यही कहूँगा हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने, समझने की और स्पेशली जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं ग्लोबली उनको समझ के फिर हमें उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन सही। मायूसी की बातों से हम रोशनी की तरफ है। जाते हैं। जनाब। कमल जो है वो बेसिकली एक मायूसी में किरण होती है। हाँ। कमल का फूल जो होता है और हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी के कमल है। सो इसलिए अब मैं ये जानना चाहूँगा फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडटेक। अब व्हिच इंडस्ट्री एज़ अ वे फॉरवर्ड डू यू सी कोलैबोरेटिंग विद टेक? हुँ। कोई ऐसी इंडस्ट्री रह गई है या और इंडस्ट्रीज़ आप देखते हैं कि आएँगी और वो टेक को अडॉप्ट करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। असल में टेक इटसेल्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है। हुँ, टेक एक कोड है या टेक एक ऐसा माइंडसेट है जो आप किसी भी इंडस्ट्री को लेबल्ड करके और उसके लिए अंदर आप इनेबिलिटी पैदा करते हैं। और ऑब्वियसली जिन एरियाज़ को आपने लिया स्पेशली कोविड के बाद हेल्थ टेक जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ गया, जहाँ पे हमें ये समझ आ गई है कि हमने पूरी दुनिया ने स्पेशली पाकिस्तान ने कि हमने हेल्थ के ऊपर अपने बजट्स को और एक्सपेंसेस को और इन्वेस्टमेंट्स को हमने लगाया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है और हेल्थ में काम होना और अब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्पेशली इंश्योरेंस साइड पे भी बहुत काम हो रहा है, माइक्रो इंश्योरेंस पे हो रहा है। सिमिलरली फिनटेक एक बड़ा एक इमर्जिंग एरिया है बिकॉज हमारा स्पेशली अगेन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि अनबैंक्ड सोसाइटी है मेनली बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर काम कैश में होता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि हमें इस ब्रैकेट को जो है वो तय करना है। हम पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस की हैपनिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऑल्दो चंक बहुत स्मॉल है बट होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम। तो ये इस इन 4-5 एरियाज़ में कोई बहुत कोई ज़्यादा और स्कोप ऐसी है। इंडस्ट्री आप सोचते हैं जो कि टेक को यूज़ करते हुए इनेबलर और अडॉप्ट करे और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे या ना कर रही हो पाकिस्तान में अभी? अभी तो मैंने कहा ना हम लोग अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। जैसे एआई में अभी हमने सीख के अभी बहुत सारी चीज़ों को में हमें डिप्लॉयमेंट हमारी बाकी है। वे एआई गोइंग टू बी अ बिग रेवोल्यूशन। फिर आपने देखा है कि ड्रोन्स का हुआ है कि ये कोविड के दौरान अब करीम ने जो है वो अपना लॉन्च किया कि ड्रोन्स के थ्रू वो डिलीवरी करें। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है जिसमें जो है वो आगे जाके हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट आनी बट है। हमारे पास एयर स्पेस रेगुलेशंस इन ये प्लेस हैं, बनेंगी, जी बिल्कुल, ये बनेंगी ऑब्वियसली जब बनेंगी। बनेंगी। तो अभी अगर मैं कोई ड्रोन एक्टिविटी करता हूँ या कोई यूथ अगर एक ड्रोन एक्टिविटी करता है तो हो सकता है कि उसको नीचे ले आया जाए कि यहाँ तो ये अलाउड नहीं मैं है, ये इसमें स्पेस है, नहीं है, तो वो डिमोटिवेट नहीं हो जाते लोग? मैं इसमें भी इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ बट मैंने ये सुना है कि ड्रोन की पॉलिसी ईदर या तो हुई है या पास हुई है। मुझे इसका अभी आइडिया नहीं है, मैं इसको लेकिन कन्फर्म करूँगा। इम्प्लीमेंट तो कम से कम नहीं होती हुई नज़र आ रही, फिलहाल मेरे ख़्याल में हो जाएगी। हो हाँ, जाएगी। अच्छा, उसकी यू उसको आर हो होपफुल जाएगी। कि हाँ, वो हो मैं जाएगी। इसमें होपफुल हूँ काफ़ी ज़्यादा।
फिर जो है हमारे आईओटी एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एरिया है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत सारा काम होना है उसमें, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है इसके अंदर काम होना है। एंड देन द एग्रीकल्चर एरिया, इसमें आईओटी जी। जो है वो ये करता है कि आपका जो पानी की कंजम्पशन, बिकॉज आपको पता है पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस एक सबसे बड़ा बिल्कुल। मामला है। 2050 में हमारे पास तकरीबन 20% पानी ग्लोबली कम हो चुका पाकिस्तान होगा। का तो मतलब मैंने सुना है कि 2030 में हम लोग जो है वो जी, एक इसमें हम बहुत खतरनाक, एडवांस्ड हैं। हाँ कम होने में हम हाँ, काफ़ी काफ़ी एडवांस्ड हैं, तो खतरनाक वो लेवल में। तो वो आप समझ लें कि कोई आपकी 70% वाटर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है अगर आप आईओटी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप खेत और खलिहानों को पानी हुँ, दें। और हुँ, फिर हमारे वेदर कंडीशंस के लिए भी एक बड़ा हुँ, वो हुँ, है। फिर हमें हुँ, वर्टिकल फार्मिंग पे हुँ, बहुत ज़्यादा हमने हुँ। काम करना है, क्योंकि हमारे पास स्पेसेस कम होती जा रही हैं। जिस तरह जितनी स्पीड से प्लाज़ास बन रहे हैं उस हिसाब से फिर हमें जो है ना और बहुत सारे ऑल्टरनेट इवन टनल फार्मिंग हो रही है, टनल फार्मिंग इनफैक्ट हो रही है। फिर अब टेम्परेचर्स की तरफ भी आ रहे हैं, जी, क्यों ना आप डिफरेंट ठंडे टेम्परेचर्स इलाकों कंट्रोल को कर आप रहे हैं। दूसरे एरियाज में भी जो है ना वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो आईओटी के अंदर वो एक है कि आप उसकी टेम्परेचर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बहुत अमेजिंग है। बट आई थिंक ये अभी हम ऐसे फेजेस में हैं जहाँ पे अभी हम आई थिंक एनर्जीज पुट कर रहे हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने अपना एक काफ़ी बड़ा एक एरिया एलोकेट किया हुआ है फॉर द एग्री टेक, और उसमें वो हेल्थ टेक और इन चीज़ों पे भी प्रॉपर आई थिंक उनका कोई रिसर्च एरिया बन रहा है। जो आपने ये पॉइंट कहा कि हमने थोड़ा सा नेगेटिव से हट के पॉजिटिव में आना है, मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत इस माइंडसेट का आदमी था कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इट्स वेरी गुड कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, मगर आपको क्रिटिकल भी साथ-साथ में होना चाहिए। अगर मैं अपना ज़ाती तौर पे रोज़ाना नहीं बट हफ़्ते में एक बारी अपनी ज़ाती क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करूँगा, तो आप ग्रो नहीं तो मैं करेंगे। ग्रो नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल। स्टैग्नेंट हो जाऊँगा। हमें अपनी ख़ामियों को, जैसे हम अपने बच्चों की ख़ामियों को निकालते हैं, अपनी ज़ाती ख़ामियों को निकालते हैं, हमारा मुल्क है। हमें इसकी बेशक। ख़ामियों को निकालना है और हमें जब तक हम इनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो एड्रेस नहीं होंगी, वरना हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि जी सब अच्छा चल रहा है। तो सब अच्छा चल रहा है की वजह से हमने अपने 30-40 साल, 50 साल हमने ज़ाया किए हैं। आप ये देखिए 1998 में पेपॉल आया था। आज हम 2021 में बैठे हैं और आज भी हम रो रहे हैं कि जी पेपॉल या उससे मिलती-जुलती कोई भी चीज़ पाकिस्तान में आ नहीं पा रही है। उसके पीछे कोई भी रीज़न्स हैं। मगर हम अभी बहुत दूर हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम इनको पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो फिर हम बहुत अच्छे की उसमें इस जो है वो बैठे शो रहेंगे। का मकसद भी ये है कि हम फ्यूचर शोज़ में जी, बिल्कुल। एक-एक इंडस्ट्री को लेके उसका वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, हुँ। इम्पैक्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान के ऊपर, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, अगले कुछ शोज़ में हम उस पे डिटेल में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी शुरू में मैंने ये ज़िक्र किया था कि हम डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। मैं यूथ के ऊपर हमने बात की, अब मैं डिजिटल इमिग्रेंट्स के बारे में बात करूँगा कि जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, जो 35 टू 50 हैं और दे आर इन सर्टेन पोज़ीशंस, उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? मतलब हाउ डू यू सी देम अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ डू यू सी दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए मेरे जैसे लोगों के लिए? जी, मैं अभी अगेन बता रहा हूँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कमल मसरूर नहीं पहुँच सकता, जो उनको ये बताए कि आपने किन सर्कमस्टांसेस में किस टेक्नोलॉजी को या किस तरह इनेबल्ड होना है। ये फ़ोरम बना ही इसलिए था। सो इस फ़ोरम को बिल्ड इसलिए किया गया कि मैंने हमेशा ये कहा कि पहले तो हम एक इंडिविजुअल क्या कहते हैं कैपेसिटी से हमने बाहर निकल के एक ऐसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करें जो कि एक माइंडसेट को पेनिट्रेट करे कि एक्चुअल हमें जो 7 साल बाद 5 से 7 साल बाद जो हमें आईटी चैलेंजेस आने वाले हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट आने वाली हैं, तो हमारे जो ये मिड एज के जो लोग हैं, ये किस तरह इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो अडैप्टेबिलिटी के लिए आपको एक नॉलेज पूल चाहिए होता है, जहाँ से आप रोज़मर्रा की बुनियादों पे बातें करते हैं लोगों से और उनसे फिर आप सीखते हैं, बिकॉज़ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आप जाके सीखेंगे, या कमल मसरूर कोई इतना बड़ी कोई वो नहीं है कि वो रोज़ खिताब करेगा और लोग उसको सुनेंगे। सो उसका हल यही है कि कोई भी इनफरादी तौर पे नहीं, कोई भी, इज्तमाही तौर हाँ, पे ही लर्निंग तो होती है। हमने क्या किया कि जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, उन बेस्ट ब्रेन्स का हम एक फ़ोरम डेवलप कर रहे हैं, जिनके पास हर किसी के पास अपना एक डोमेन एक्सपर्टी है और उनके पास एक एक्सपोज़र है कि उन्होंने आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या देखा हुआ है और क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उन ज़बरदस्त। लोगों से मैं भी सीख रहा हूँ, उन लोगों से हम सब सीख रहे हैं और ये जिस तरह का कंटेंट हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, इवन वो हमारी फ़ेस टू फ़ेस डिस्कशंस हैं या हमारी व्हाट्सएप चैट्स हैं
या हमारा यूट्यूब कंटेंट है या हमारा मैगज़ीन आ रहा है और जो भी है। उससे ये क्या हो रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये पेनिट्रेशन डेवलप हो रही है और उससे लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अच्छा एक्चुअली ये कि लोकल फ्रेमवर्क के अंदर हो क्या रहा है एंड देन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो क्या रही हैं और हम इनको चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक अगेन मैं कहूँगा सीएक्सओ इटसेल्फ इज़ अ वे फॉरवर्ड कि हम इस पेन पॉइंट को समझते हुए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया गया था कि एक आम आदमी जो कि मे बी डिसीजन मेकर भी है, वो अपनी फैमिली का भी डिसीजन मेकर है, वो अपने इदारे का भी डिसीजन मेकर है। तो अपने उसने जो नेक्स्ट डिसीजंस लेने हैं वो किन बेसिस के ऊपर लेने हैं। मैं बीइंग अ वेंडर भी रहा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्योंकि मेरी एक आईटी कंपनी भी है और हमने एक ये बड़ा देखा कि जिस इदारे के अंदर जो आईटी हेड जो होता है उसके पास जो एक्सपर्टी होती है वो सॉल्यूशन भी इदारे को वही देता है। हम्म, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उस इदारे को वो ये सजेस्ट करे कि आपकी एक्स वाई ज़ी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आप इस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में अपने आप को आगे ले जाएँ बिकॉज़ आगे आपको डेड एंड गली आएगी। वो अच्छा सजेस्ट ना करने के बजाय वो इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि उसके पास ज़ाती तौर पे क्या एक्सपर्टी मौजूद है। कि यही मेरी सोल्यूशन है, जो जी, मुझे पता है जो वही मुझे ठीक है। पता है वही सॉल्यूशन है। उससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन हर साल या 2 साल बाद वो अपग्रेड। सेम लूप के अंदर घूम रही होती है और वो उस सॉल्यूशन को उस तरह डिज़ाइन नहीं कर पाती जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। तो हम स्टैंडर्डाइज़ेशन जो टेक्नोलॉजी की होती है, उसकी बजाय फिर हम वो लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जाते हैं कि अच्छा हमारे पास अपना जो इंटरनल टैलेंट पूल है। तो इस फोरम से एक ये भी फ़ायदा हुआ कि वो लोग हैं जो कि इंटरनली आईटी इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, उनको भी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल रही हैं बिल्कुल। और वो एक-दूसरे से समझ रहे हैं कि अच्छा आपने क्या इम्प्लीमेंट किया था बिकॉज़ इट्स अ ओपन फोरम। अब ये कोई बिल्कुल। सीक्रेट्स तो हैं नहीं कि जी हम कहें कि जी अच्छा इस ये कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें हमें नहीं पता। अब सब ओपन सोर्स की तरफ जा रहा है। तो उस इन चीज़ों के भी बड़े एक फ़ायदे हो रहे हैं बिकॉज़ इन किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने आप को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्म करने में भी ये हेल्प मिल रही है कि वो 4-5 लोगों से रिव्यूज़ कर लेता है हम्म, कि यार मुझे क्या करना हम्म, चाहिए और ये हम्म, रोज़मर्रा बुनियादों पे होता है। मैं बिल्कुल। ये देखता हूँ कि हमारे ग्रुप में अमूमन लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं सो दैट उनको ये आइडिया हो जाए कि मैंने अपनी कम रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन-सी तो यूटिलाइज़ करनी है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जी। आपने जिक्र किया कि सीएक्सओ फोरम जो है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि सीएक्सओ फोरम खुद अपने आप में एक वे फॉरवर्ड है, जी। टेक्नोलॉजी के लिए भी और नॉन टेक लोगों हुँ। के लिए भी, और स्पेशली मुझे ये समझ आई कि डिजिटल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, और जो यूथ स्टार्टअप्स इन्फ्लुएंसर्स हैं उन वो क्योंकि डिजिटल नेटिव्स हैं तो वो वहाँ से उनकी वो अपनी चीज़ें भी शोकेस जी, कर सकते बिल्कुल। हैं और सीख भी सकते हैं। अब जो मुश्किल तरीन सवाल मैं आपसे आखिरी करूँगा वो ये है कि 2022 शुरू होने वाला है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर सीएक्सओ ग्लोबल फोरम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ कि अब सीएक्सओ इंशाल्लाह 500 मेंबर्स को हिट करने जा रहा है बाय दिसंबर। अगेन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अगर कोई ये बोल दे कि ये नहीं हो सकता तो मैं कहता हूँ अच्छा अब तो ये करना ही करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह द वे वी हैव ग्रोन इज़ एन एग्जांपल कि ये एक बहुत बड़ा गैप था इटसेल्फ। और 2021 में हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटरनली स्ट्रक्चर किया। हमने अपने एवेन्यूज़ को सॉर्ट आउट किया कि हमारे कौन से वो एवेन्यूज़ हैं जिसमें हम मूव करके उसमें से ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट्स ला सकें। 2021 में हमने अपनी कॉन्फ्रेंसेस को भी लॉन्च किया। 2022 जो है इट्स गोइंग टू बी अनदर चैलेंजिंग ईयर इंशाल्लाह और इसमें हम कुछ नए एवेन्यूज़ को भी ओपन करेंगे। डिस्पाइट ऑफ दैट हमारी 5 कॉन्फ्रेंसेस जो हैं दे आर प्लान्ड, हम इंशाल्लाह कर माशाल्लाह। रहे हैं जिसमें ई-कॉमर्स, फिनटेक और हेल्थ टेक और अगेन इंश्योरटेक और डिजिटल कॉन्फ्रेंस हम इंशाल्लाह करेंगे। और अगेन हम इसको ज़्यादा बेहतर करेंगे और ज़्यादा इम्पैक्टफुल करेंगे। इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बना के जो है वो हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में भी इनको जो है वो एक सजेशन के तौर पे भेजा जाए। अब वो देखें कि हम कहाँ तक इसमें सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज़ इसमें 30-40% इंटरनेशनल ऐसी ऑथेंटिक लोग होते हैं जिनके पास एक्चुअली वो एक्सपर्ट होते हैं उन डोमेन्स के जहाँ पे वो एक्चुअल बता सकते हैं कि जी ग्लोबल एक बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं। तो हम एक अपनी तरफ से एक 2 सेंट दे रहे हैं कि जी हम कर सकें। सिमिलरली हम लोग जो हैं वो शायद अब केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाले हैं 2022 में क्योंकि इसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर बहुत काम हुआ है। तो हमारी अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस डिजिटल इकोसिस्टम
कि हम पाकिस्तान का एक ब्रिज जो है वो गैप का जो है वो ब्रिज करें टुवर्ड्स ऑल दीज इमर्जिंग मार्केट्स, और हम उनसे सीखेंगे तभी। अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ के कंपेयर करना कि जी फ़लाँ मुल्क का ये जीडीपी है और हमारा जीडीपी ये है और उनकी आईटी एक्सपोर्ट ये और हमारी आईटी एक्सपोर्ट ये, सो ये हम सिर्फ बोलते ही रहेंगे, हमारे पास अगेन वो वे फॉरवर्ड नहीं होगा। सो हम इस वे फॉरवर्ड में एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं इंडिविजुअली उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और जब उसमें देख रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा टैप नहीं किया गया, तो उनको हम लिफ्ट करने में पूरा एक हेल्प कर रहे हैं कि उन इंडस्ट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन की जाए। अभी आई नो हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, बट इंशाल्लाह एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब दुनिया सुनेगी इन चीज़ों को कि हम इंशाल्लाह। इसको इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। आपने एक बात की, मेरा ऑल्दो आखिरी सवाल था, मेरे जहन में एक और जी। सवाल आया कि इतना बड़ा नॉलेज पूल 500 प्लस लोगों का, और इस नॉलेज पूल में आपने ये भी समझाया कि किस तरह लोग इससे सीखते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। आपका कोई वे फॉरवर्ड में ये भी प्लान है कि हम ये इदारा कोई इस तरह का बॉडी बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए, जो कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, डेटा, ग्लोबल लर्निंग्स, केस स्टडीज़ का आपने ज़िक्र किया, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी निकालना शुरू करे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, एसोसिएशंस के साथ मिलके, गवर्नमेंट इदारों के साथ मिलके, कोई इस तरह का भी प्लान है आपका? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने इंश्योरटेक में प्रॉपर एक कोई 100 पेजेस की हमने इंडस्ट्री रिपोर्ट बनाई थी। अभी डिजिटल पे भी हमारी जो है वो रिपोर्ट आ रही है, प्रॉपर आ रही है, उसको हम पब्लिश भी कर रहे हैं, और हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इवन इंश्योरेंस सबसे बोर तरीन मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट है सारे जिसमें लोग क्योंकि इंश्योरेंस से भागते हैं। उसमें जो है वो उनकी क्योंकि ऑडियंस बहुत लिमिटेड है और फिर स्टेक होल्डर्स भी बहुत कम नीश है। मार्केट है। हाँ, और फिर बट जब हम इन्वॉल्व हुए तो हमने देखा कि इतनी अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हुँ, काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने जब इसकी वो किया तो हमने ये देखा कि जो नॉन इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आप ये रिपोर्ट्स हमसे शेयर करें। तो ज़बरदस्त। हमारे लिए एक बड़ा एक एनकरेजिंग मोमेंट था कि अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि अगले साल हम अक्रॉस और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। थैंक यू वेरी मच कमल, आपके वे फॉरवर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब हम आपको आज़ाद कर देंगे इस वाह! शो से, क्योंकि आपने इसके पीछे बहुत सारा काम करना है। जी, दिसंबर इज़ अ चैलेंजिंग मंथ, और इंशाल्लाह वी होप दैट 2022 is a growth year for the community, for CXO Global, for its founder and everybody associated with it. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर तबसरा करेंगे, वे फॉरवर्ड करेंगे, वे फॉरवर्ड देखेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करेंगे कमल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।